हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आप सब लोगों का स्वागत करता हूं फिर से मैं आज सैटरडे की इस क्लास के अंदर। और न्यूमेरिकल्स चल रहे थे फर्स्ट चैप्टर के हमारे, और न्यूमेरिकल्स की श्रृंखला के अंदर हम लोगों को आज आगे बढ़ना है। हमने मेरे ख्याल से जो है सिक्स्थ न्यूमेरिकल तक जो है कंप्लीट कर लिया था, और अब जो है हमें आज सेवन्थ और एट्थ न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ना है। सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ है ना, 15 न्यूमेरिकल है। सेवन्थ न्यूमेरिकल को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, स्लो प्रोग्रेस कर रहे हैं हम लोग। एक वीडियो के अंदर 2 से 3 न्यूमेरिकली डिस्कस हो पाते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी आपके जो है न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हों और हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ सकें। कुछ एक बच्चों का ये मानना था कि वो नहीं कर पा रहे हैं और नहीं हो रहा है, तो उनके लिए एडिशनल व्यवस्था की है मैंने कि उनको जो है वीडियोस के लिंक जो है उनके व्हाट्सएप नंबर पर पहुंचा दिए जाएं। मैंने कैलाश सर से कहा है, तो वो जल्द से जल्द इस बात की व्यवस्था करेंगे। अब कोशिश करते हैं हम लोग जल्द से जल्द फास्ट चीज़ों को कंप्लीट करें। सेकेंड चैप्टर भी हमें आगे पढ़ना है, और ये महीना वैसे ही 31 अगस्त तक आपका लॉकडाउन रहेगा। तो इस लॉकडाउन में क्यों ना हम लोग अच्छी प्रोग्रेस करके कुछ ना कुछ और है ना अच्छा और 2-3 चैप्टर कर लें। तो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसमें जब हमारा सेकेंड जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो सेकेंड चैप्टर के अंदर पॉसिबल है कि ज़्यादा लंबी वीडियोस बने, ज़्यादा 1-1 घंटे की क्लास हो। तो आप लोग सेकेंड चैप्टर में बिल्कुल एब्सेंट ना रहें, सारी चीज़ें देखें, और कहीं समस्या आए तो मेरे टेलीग्राम नंबर पे आप लोग मुझे क्वायरीज भेजिए। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व देम इन आवर वीडियो क्लासेस। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास, और हमें आज देखना है कि सेवंथ न्यूमेरिकल क्या कहता है। सेवंथ न्यूमेरिकल कहता है इलेक्ट्रिक चार्ज Q is divided into two parts, Q1 and Q2, and are kept at distance r, small r. What would be the condition of maximum force of repulsion between the charges? एक चार्ज है Q, उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया जाता है, टू पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड किया जाता है। टू पार्ट्स में जब उसको डिवाइड किया जाता है तो एक पार्ट है Q1 और Q2, और Q1 और Q2 दोनों चार्जेस को एक पर्टिकुलर r डिस्टेंस के ऊपर दोनों को रखा जाता है। क्या वो कंडीशन होगी जिस कंडीशन है ना Q1 और Q2 कितने हो, या Q1 और Q2 की ऐसी क्या बात हो Q1 Q2 के अंदर कि वो जो है उन दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन हो। तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन के लिए नंबर एक कंडीशन उनका दोनों का पहली बात तो उनका सेम नेचर के चार्जेस होना बहुत जरूरी है ना। यानी कि या तो दोनों को नेगेटिव होना चाहिए या दोनों को पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे Q है, Q पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चार्ज को अगर आप दो टुकड़ों में तोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है दो पॉजिटिव चार्ज ही निकलेंगे। तो चलिए बात करते हैं इस न्यूमेरिकल के बारे में। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सेवंथ न्यूमेरिकल के बारे में, ठीक है। तो सेवंथ न्यूमेरिकल का हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। अभी ये हटा देते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सेवंथ न्यूमेरिकल की, ठीक है। तो सेवंथ न्यूमेरिकल बेसिकली आपका क्या कहता है कि आपके पास एक चार्ज है, यू हैव अ चार्ज, और वो चार्ज है आपके पास Q, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने उस चार्ज Q को दो टुकड़ों में तोड़ा, Q1 और Q2 के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ चार्ज Q डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में उस चार्ज को Q को डिवाइड किया गया है। देयरफॉर Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। अब जाहिर सी बात है Q1 और Q2 को आपस में मिलाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको, Q मिल जाएगा, ठीक है। और इन दोनों चार्जेस को जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन r डिस्टेंस के ऊपर रखा गया है। तो यहाँ पे ये हमारे पास है Q1, ठीक है, और Q1 से कुछ डिस्टेंस के ऊपर कौन है, Q2। ये दोनों चार्जेस एक r डिस्टेंस के ऊपर लोकेटेड, ठीक है। अब तुम ये तो बात अच्छे तरीके से तुमने पहले कुछ वीडियो के अंदर ये देखा होगा कि जब दो सिमिलर नेचर के या सेम नेचर के जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, कभी अट्रैक्ट नहीं करेंगे। वो सिमिलर या सेम नेचर के होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर रिपेल करेंगे तो रिपल्शन का क्या सिस्टम है,
वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपल्शन करेगी। जैसे ये जो जो चार्जेस हैं यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों तो ऑपोजिट नेचर के चार्जेस हैं, और ऑपोजिट नेचर के चार्जेस के अंदर क्या होता है, दोनों ही चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट करने के लिए दोनों ही चार्जेस की फील्ड लाइंस आपस में कैसी हो जाती है, मर्ज हो जाती है। तो यहाँ दोनों चार्जेस जो अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं उनके अंदर ये दोनों फील्ड लाइंस आपस में मर्ज हो रही है। तो यहाँ जो सिमिलर नेचर के जो चार्जेस होते हैं उनके बीच में जो फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा एक दूसरे को दूर रखती है, एक दूसरे को भगाती है, एक दूसरे से, है ना, सेपरेट होती है। तो सेपरेशन के लिए यहाँ मैं एक और डायग्राम सा बना देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप इसको समझ सके। सेपरेशन के लिए हम लोग क्या देखेंगे, जैसे आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो दो पॉजिटिव चार्जेस हो गए आपके पास। इस वाले पॉजिटिव चार्ज में से भी क्या है, फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, इस वाले पॉजिटिव चार्ज में से भी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है। तो इससे निकलने वाली फील्ड लाइंस जो है आगे जाकर के इंटरसेक्ट कर जाती है। तो इंटरसेक्शन नहीं होकर के यहाँ पे क्या होगा, ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करेंगी, और रिपेल करके इनमें से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगा, है ना, ये ऐसा बिल्कुल भी नजदीक नहीं आएंगे, अगर होगा भी तो भी नजदीक नहीं आने की कोशिश करेंगे, मतलब दूर भागेंगे एक दूसरे से। तो फील्ड लाइंस जो है वो सारी की सारी बाहर की तरफ आउटवर्ड जो है पॉजिटिव चार्ज में से आउटवर्ड निकलती है। तो आउटवर्ड जाने वाली जितनी भी फील्ड लाइंस है वो सारी ऐसे एक दूसरे को रिपेल करेंगी, और रिपल्शन की वजह से हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो है यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो है रिपल्सिव फोर्स जो है वो लगेगा इन दोनों के बीच में। अब आप क्या देखेंगे, ये जो आर डिस्टेंस वाली जो लाइन है ना इन दोनों चार्जेस के बीच में, ये Q1 है, ये Q2, ये रहा Q1, ये रहा Q2। तो Q1 और Q2 के बीच में यहाँ पे Q1 और ये Q2 है, तो Q1 और Q2 के बीच में जो आर डिस्टेंस है उस पर आप जो मिड पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, इस मिड पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलेगा, जीरो। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलेगा, जीरो। तो मैं लिख सकता हूं फॉर रिपल्सिव फोर्स दोनों के बीच में मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स के लिए यहां पर दोनों का सेम नेचर का होना जरूरी है, और यहां बीच में, है ना, इस जगह के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जीरो होना जरूरी है। ये जीरो रहेगा, लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं ये वाली जो लाइन होती है ना, यहां ये नेगेटिव और पॉजिटिव वाले यानी ये डाइपोल जो होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में सबसे ज्यादा होता है, यहाँ पे इस जगह पे दूर ऊपर नीचे तो कम होगा, इधर उधर कम होगा, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा होगा। इसमें उल्टा होता है, दोनों सिमिलर नेचर के जब चार्जेस जाते हैं तो यहाँ जो फोर्स होता है ये फोर्स सबसे कम होता है, न्यूनतम लेवल पे होता है, बहुत ही कम होता है। कितना होता है भाई, जीरो होता है, इतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होता है। तो इसका मतलब देयर फॉर कंडीशन लिख देता हूँ, E मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ई क्या होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये बात आप याद रखेंगे। ये वाला डायग्राम मिटा देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होना जरूरी है, जीरो होना जरूरी है। डायग्राम भले आप बना सकते हैं, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वी नो दैट कि हमारे पास जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी किसी भी चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स, किसी भी चार्ज पर लगने वाला फोर्स पर यूनिट चार्ज, किसी भी यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स, ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इसका मतलब स्मॉल फोर्स dF अपॉन dq, स्मॉल फोर्स ऑन स्मॉल चार्ज, स्मॉल यूनिट चार्ज, V क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो F अपॉन Q या dF अपॉन dq एक ही बात है। तो ये जो है ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम क्या देखेंगे कि यहां जो है हम देखेंगे कि ये अगर Q1 है, अगर मैं इसको Q1 मान लूं और इसको Q2 मान लूं, तो आप देखेंगे कि इस जगह के ऊपर अगर मान लीजिए Q1 है, Q1 भी अपने ऊपर रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो यहां पे भी इसके नजदीक भी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और इसके नजदीक, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो, Q1 भी ले सकते हो, Q2 भी ले सकते हो। अब हम टेस्ट चार्ज को लेके आए नहीं है, यहाँ पे हमें इन दोनों चार्जेस से ही हम लोगों को सारी कैलकुलेशन करनी है। तो हम लोग दोनों में से कोई एक चार्ज ले लेते हैं। चार्ज कौन सा ले लेते हैं हम लोग, चार्ज इन दोनों में से इस Q की जगह Q1 या Q2 दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। तो इसका मतलब E मस्ट बी इक्वल टू dF अपॉन dQ1 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है हमारे पास, जीरो। तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर dF अपॉन dQ1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे हाथ लगी है।
और ये जो चीज है इसी से हमारा जवाब आगे निकलने वाला है। तो हम इसको देखते हैं आगे। अब यहां आने के बाद हम वापस से यहाँ ऊपर चलते हैं। मैं ये चीज मिटा देता हूँ। ये चीज आप लोगों ने नोट कर ली होगी कॉपी के अंदर, तो इस चीज को आप नहीं भी नोट किए हो तो आप लोग पॉज करके नोट कर लें, और पॉज करके नोट करें। इसके बाद में जो है मैं इसको मिटा करके वापस से लिखता हूँ। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर भी थोड़ा बहुत स्पेस है, इस स्पेस का भी हम लोग यूज ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फोर्स की वैल्यू लिख लेते हैं। तो फोर्स जो है इन दोनों चार्जेस के बीच में Q1 और Q2 के बीच में कितना फोर्स होगा। अच्छा, एक चीज और, यहाँ Q1 और Q2 की वैल्यू जो है वो हमें थोड़ा बड़ा इसमें सचेत रहना है। अगर मैं ये कहता हूं कि Q1 मेरे पास इतना है तो Q2 कितना होगा। अगर Q1 मेरे पास इतना है तो Q2 कितना होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि Q2 मस्ट बी इक्वल टू Q माइनस Q1। ठीक है, Q1 तो मैंने मान लिया, Q2 कितना होगा। Q में से Q1 निकाल दूंगा तो मेरे पास Q2 बच जाएगा। तो इसका मतलब Q1 ले लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं Q माइनस Q1। तो इसका मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों के बीच में कितना होगा, K यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 मल्टीप्लाई विद Q माइनस Q1 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है, तो मैंने यहां लिखा है R का स्क्वायर। ठीक है, आप लिख लें इस चीज को अच्छे से। हालांकि स्क्रीन के अंदर मुझे लग रहा है थोड़ा सा ही कट रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा अलाइन कर देता हूं आपकी तरफ। तो ये जो चीज है हम लोगों ने लिख ली यहाँ पे F इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 ये वाला चार्ज हो गया, और Q2 कितना बचा, Q माइनस Q1, यानी Q में से Q1 को निकाल दूंगा तो मेरे पास ये बाकी का बचा हुआ ये जो चार्ज है ये क्या है, Q2 है। ये हो गया Q2 और ये है आपके पास R स्क्वायर। अब ये फोर्स की वैल्यू है, ये फोर्स जो है हमें यहाँ रखना है और उसको डिफरेंशिएट करना है Q1 के रेस्पेक्ट में, और उसको किसके इक्वल कर देना है, 0 के। तो हमें जवाब मिल जाएगा कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए। तो करके देखते हैं। तो ये तो पूरा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है। तो ये मैंने बाहर ही लिख दिया है K। अब बचा क्या हमारे पास, D बाई डी Q1। अच्छा, ये R स्क्वायर जो है, ये R स्क्वायर क्या है, ये है आपका डिस्टेंस जो कि कांस्टेंट क्वांटिटी, ये भी बाहर आ जाएगी। तो K अपॉन R स्क्वायर बाहर आ गया, तो D अपॉन डी Q1 मल्टीप्लाई विद Q1 इंटू Q माइनस Q1। ये चीज यहां तक भी आप लोग लिख लें। अब इस तरफ वाला हिस्सा जो है मैं मिटा देता हूं, इसको हमने मिटा दिया। अब हम क्या देखते हैं कि ये जो क्वांटिटी है इसमें हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके आगे डिफरेंशिएशन योग्य बना लेते हैं। तो K अपॉन R स्क्वायर, यहां से K अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाई विद D बाई डी Q1। हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, ये रहा फोर्स, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो K अपॉन R स्क्वायर, ये तो पूरा K है और ये R स्क्वायर, ये दोनों कांस्टेंट क्वांटिटी डिफरेंशिएशन से बाहर आ गए। अब ये Q1 Q से मल्टीप्लाई होगा तो ये अंदर क्या बन जाएगा, Q मल्टीप्लाइड बाई Q1, और माइनस Q1 इंटू Q1 कितना हो जाएगा, Q1 का स्क्वायर, ये हो गया Q1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन हो गया, ये किसके इक्वल है, 0 के, लिख दिया 0 के इक्वल। नाउ K अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाई विद D बाय, अच्छा अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले इसका फिर इसका, तो ये हो गया D बाय डी Q1 इंटू Q1 माइनस D बाय डी Q1 इंटू Q1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि Q तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये बाहर आ जाएगा, तो dQ1 अपॉन dQ1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1। इसका मतलब K अपॉन R स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहां सिर्फ कितना बचा, Q, फिर माइनस यहां Q1 का स्क्वायर dQ1 के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, ये x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, nx टू दी पावर n माइनस 1। तो यहां पर भी सेम Q स्क्वायर है, Q1 का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2Q1 n माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 कितना होता है, 1, तो इसकी पावर भी कितनी है, 1। ब्रैकेट बनाया इज इक्वल टू क्या किया हमने, 0 किया। R स्क्वायर इधर 0 से मल्टीप्लाई हुआ, 0 हो गया, K 0 से नीचे गया फिर 0 हो गया, तो बचा क्या, Q माइनस 2Q1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। इसका मतलब Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2Q1। इसका मतलब Q1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, Q बाई 2। आंसर आ गया अपना, यानी कि आपका जो Q1 होना चाहिए मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन के लिए,
जो आपका Q1 होना चाहिए वो Q का हाफ होना चाहिए। इसका मतलब अगर ये Q का हाफ है तो यहाँ ये Q1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूंगा, कहाँ, जो हमने वहां लिखा था ना, ये कि हमारे पास सिंस Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q होता है, तो अगर मैं यहाँ पे Q1 की वैल्यू रखूंगा तो मुझे Q2 भी मिल जाएगा। इसका मतलब Q2 भी कितना होगा, अगर देखा जाए तो Q2, यानी कि Q1 की वैल्यू यहां रखी और Q को मैं यहाँ Q को इस तरफ Q1 की वैल्यू को इस तरफ यहाँ भेजता हूं तो मुझे Q2 मिल जाएगा, क्योंकि मैं पता है कि Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q माइनस Q1 है। तो Q2 इज इक्वल टू Q माइनस Q1, Q1 की वैल्यू क्या है, Q माइनस Q अपॉन 2, तो एक में से आधा घटाया है, बचा कितना, फिर से आधा, यानी कि Q2 भी क्या होगा, Q अपॉन 2 होगा। तो ये जो हमारे आंसर आ गए हैं, और ये हमारे आंसर्स को आप जो है नोट कर लेंगे अच्छे से। इसको आप पॉज करके नोट करना चाहे तो पॉज करके नोट करें, जैसा आपको उचित लगे, फटाक से नोट कर लें बस इसको, ठीक है। ये सॉल्यूशन नंबर 7 था आपका। तो ये जो है आपका सॉल्यूशन आपको मिल गया क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसकी थोड़ी रूपरेखा समझ लें, क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा स्टडी कर लें, क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, अकॉर्डिंग टू द फिगर एन इक्विलैटरल ट्राइंगल एबीसी ऑफ साइड ए हैज चार्जेस 2q minus q and minus q at the vertices a b and c respectively, calculate the dipole moment of this system, है ना, आपको इस पूरे सिस्टम का डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो ये जो डाइपोल मोमेंट है ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे अभी। इसको कैलकुलेट करने का तरीका हमारा देखते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा 7th का आंसर देख लेते हैं हम लोग, सही आया है, हाँ बिल्कुल सही है। Q1 इज इक्वल टू Q/2 और Q2 इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, Q/2, सही है। और 8 का क्या जवाब है। तो अभी हम लोग बात करते हैं 8th वाले क्वेश्चन की, और 8th वाले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो 8th वाले क्वेश्चन का थोड़ा फिगर भी बना लेते हैं बोर्ड पे। जो आपका 8th क्वेश्चन है, हम लोग कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन आपका कहता है कि आपके पास एक पूरा का पूरा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल बन गया आपके पास। इस ट्राइंगल के अंदर हम क्या देखते हैं कि ये है आपके पास ए, ये है बी और ये है सी, एबीसी ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है। इस एबीसी के अंदर ए वाले पे आपके पास पड़ा है +2q, बी के पास पड़ा है -q और सी के पास पड़ा है -q, ठीक है। और इस इक्विलैटरल ट्राइंगल की हर एक साइड कितनी है, ए और ए, हर एक साइड आपकी इसमें कितनी दे रखी है, ए दे रखी है। अब हमें कैलकुलेट ये करना है कि इसका, इस पूरे सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो डाइपोल मोमेंट जब तुम निकालोगे तो डाइपोल मोमेंट के अंदर हम क्या देखेंगे कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम लोग इसमें डायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने थर्ड न्यूमेरिकल अच्छे से देखा था तो ये न्यूमेरिकल आप बड़े अच्छे से कर सकते हो। आप अगर चाहो तो अभी भी इसको पॉज करके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो अपने आप से, नहीं होता है तो फिर यहाँ देखो। तो अभी हम लोग क्या देख सकते हैं कि इसके अंदर ये जो हमारा न्यूमेरिकल है, इसमें ये जो ए वर्टिस है इस पे 2q चार्ज पड़ा है, इस पे -q पड़ा है, तो मतलब इस लाइन के अलोंग एक डाइपोल जनरेट होगा, इस लाइन के अलोंग एक डाइपोल जनरेट होगा। ये तो -q है, इन दोनों के बीच में तो कोई डाइपोल जनरेट नहीं होने वाला। सिमिलर नेचर वालों के बीच में कभी जनरेट होता है क्या डाइपोल, नहीं, हमेशा ऑपोजिट नेचर वालों के बीच में, है ना, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होना चाहिए तब डाइपोल जनरेट होगा। तो यहाँ AB और AC के अलोंग एक डाइपोल जनरेट होगा। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये हमारा एक डाइपोल इस डायरेक्शन में है और एक डाइपोल इस डायरेक्शन में है। इस डाइपोल को मैं अगर आगे बढ़ाऊंगा तो इस डाइपोल की डायरेक्शन इधर होगी, और इस डाइपोल को आगे बढ़ाऊंगा तो इस डाइपोल की डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी। क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, क्वेश्चन में गिवन है, तो ये वाला 60 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है, और ये वाला एंगल, यहाँ पे भी ये वाला एंगल भी क्या हो गया, 60 डिग्री।
अब ये ऑपोजिट वर्टिकल एंगल है तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया 60 डिग्री। दोनों ही एंगल आपके क्या है 60 डिग्री है। तो अब ये वाला जो है ये है ए बी के अलोंग और ये वाला जो है ये है ए सी के अलोंग। तो यहाँ दो इलेक्ट्रिकल डाइपोल बनेंगे और दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा और दोनों वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी जब दो जोड़नी पड़े तो हमेशा एक फॉर्मूला याद रखो। क्या फॉर्मूला है? नेट डाइपोल मोमेंट पी नेट, नेट का डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या है दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी के बीच का एंगल। ठीक है, तो यहां ए जो है यानी कि इधर वाला हमारे पास क्या है, ये है ना ए बी की डायरेक्शन के अंदर डाइपोल मोमेंट। तो मैं इस ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं P1 का स्क्वायर, और फिर इधर AC के अलोंग जो आपका डाइपोल मोमेंट है इसको मैं P2 नाम दे देता हूं, तो ये हो गया P2 का स्क्वायर इंटू 2 P1 P2 cos थीटा। अब P1 और P2 के बीच में एंगल कितना है? इधर तो है आपके पास ये हो गया P1 और ये इधर हो गया P2, तो P1 और P2 के बीच में एंगल कितना है भाई 60 डिग्री, तो cos 30 डिग्री cos 60 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। तो ये मैंने लिख दिया cos 60 डिग्री। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं मैंने यहाँ पे 60 डिग्री क्यों लिखा है, एक्सप्लेन किया है मैंने अभी यहाँ पे। ठीक है, अब P1 और P2 क्या है ये हम लोग बाद में देख लेंगे, पहले इन सबको कैलकुलेट कर देते हैं। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई? हाफ होती है। तो अगर हाफ है इसकी वैल्यू तो इसका मतलब मैंने क्या लिखा P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 मल्टीप्लाई बाय हाफ। ठीक है, ये आ गया हाफ। अब 2 से 2 क्या हो गया कैंसल आउट, तो बचा क्या P नेट, ये आपके पास आ गया अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर प्लस P1 इंटू P2। अब हमें ये निकालना है कि P1 और P2 आखिरकार होगा कितना। डाइपोल मोमेंट जो क्वांटिटी होती है हमेशा वो डाइपोल मोमेंट होता कितना है? डाइपोल मोमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है P1 और P2 की, यहां अगर हम बात करें तो डाइपोल मोमेंट यूजुअली जो डाइपोल मोमेंट होता है मैं लिख देता हूं यहां पे, हमें अच्छे तरीके से ये बात पता है, वी नो दैट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू कितना होता है 2qa, जहां 2a क्या है दोनों ही चार्जेस के बीच की डिस्टेंस और q क्या है एक चार्ज की वैल्यू। तो 2a यानी दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है a, तो मैं पूरे 2a की जगह क्या लिखूंगा a लिखूंगा। तो देयरफॉर P1 मेरे पास कितना आ रहा है a, और चार्ज दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लीजिए आप लोग। ठीक है, अब दोनों में से एक चार्ज है अपने पास 2q और एक है आपके पास q। अब यहाँ पे दोनों सेम चार्जेस तो है नहीं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं कि भाई दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों चार्जेस को। ठीक है, या दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई नहीं करें, एक चार्ज अगर लें दोनों में से तो डिस्टेंस वाली गड़बड़ आ जाएगी। चलो इसको थोड़ा सा वापस देखें, 2q माइनस q नेगेटिव टू पॉजिटिव, हाँ सही है 2q ही हुआ, यानी कि यहाँ पे q चार्जेस दोनों तरफ हो गए और a डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो इसका मतलब ये qa हो जाएगा, मतलब q इंटू ए। और इसी तरीके से P2 भी कितना हो जाएगा आपके पास q इंटू ए। ठीक है, इसी तो यहाँ पे ये P1 और P2 की वैल्यू को इसमें पुट करवाते हैं तो P नेट कितना हो जाएगा P1 का स्क्वायर यानी कि q स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, P2 का स्क्वायर भी क्या होगा q स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस q1 q2 यानी कि अगेन q स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, है ना, qa इंटू qa कितना हो जाएगा q स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखो q स्क्वायर ए स्क्वायर q स्क्वायर ए स्क्वायर q स्क्वायर ए स्क्वायर कितनी बार है 3 बार q स्क्वायर ए स्क्वायर, तो मैंने लिखा P नेट इज इक्वल टू अंडर रूट 3 टाइम्स q स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब देखो q स्क्वायर और ए स्क्वायर रूट में से है वो तो बाहर आ जाएंगे दोनों, तो आपके पास P नेट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास q इंटू ए इंटू रूट 3। तो इसका मतलब आपके पास ये जवाब आ गया है, कितना आपके पास डाइपोल मोमेंट होगा इस सिस्टम का, वो होगा qa इंटू रूट 3। ठीक है, तो इसको भी आप लोग जो है
आराम से पॉज कर लीजिए और पॉज करके नोट कर लें ताकि दिक्कत नहीं आए। ठीक है, QA इंटू √3 ये आपका जवाब होगा। अब अगली क्लास के अंदर हम लोग, अगली नेक्स्ट जो क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है आगे वाले 2 न्यूमेरिकल्स को आगे सॉल्व करेंगे, है ना। 8th न्यूमेरिकल तक हम लोग आ गए हैं, 9th न्यूमेरिकल है। अच्छा 9th न्यूमेरिकल, अगर आपने 4th न्यूमेरिकल अच्छे से देखा था तो आप 9th न्यूमेरिकल आसानी से कर लेंगे। 9th न्यूमेरिकल आपका होमवर्क रहेगा, 9th न्यूमेरिकल को आप लोग सेल्फ करेंगे। मैं सीधा आपको आगे करवाऊंगा 10th और 11th न्यूमेरिकल अगली वाली क्लास के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।